हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर वेल। कैसे हैं आप सभी? आज हम लोग शुरू करेंगे केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और वो है मैटर। और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स छुपे हुए हैं। इसी में छुपा है आपका मेटल्स, इसी में नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, कंपाउंड, मिक्सचर, एल्वाइज, सब इसी में है। ठीक है, तो आप जो है इसे अलग अलग हम नाम भी दे सकते थे, मेटल्स को अलग पढ़ा सकते थे, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, लेकिन हमने एक ही नाम दे दिया है मैटर, क्योंकि सब इसी में आते हैं, मैटर के ही पार्ट हैं। कैसे, वो हम थोड़ी देर में डिस्कस कर रहे हैं। तो एक बार सभी लोग बताएं कि हमारी आवाज़ और तस्वीर आप तक पहुंच रही है, तो आज के सेशन का आगाज़ होगा, शुभारंभ होगा। सो टेल मी, इज एवरीथिंग ओके? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू? हमारे साथ हैं निधि यादव और हिसी टुडू और जितिन सिवालिया, नवनीत यादव, राघव शर्मा, हर्ष जैन। सभी का स्वागत है, खैर मकदम है, इस्तकबाल है। नवनीत साहब खुश रहिए, कैसे हैं आप? निधि यादव नमस्ते। जैन साहब वालेकुम अस्सलाम। निधि यादव राम राम, कैसी हैं आप? ठीक है। विशाल यादव साहब राम राम, ठीक हैं। प्रीति चौधरी। तो चलिए, 2 मिनट लेट हो गए आप, चलिए, नहीं, हम लोग बिल्कुल टाइम पे हैं। तान्या पटेल साहब, चलिए, तो इस उम्मीद के साथ कि हमारी आवाज़ और तस्वीर आप तक पहुंच रही है, हम आज के सेशन का आगाज़ करना चाहते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है द्रव्य यानी पदार्थ, है ना। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैटर। व्हाट इज मैटर? मैटर, मैटर को हिंदी में हम लोग कहते हैं पदार्थ या द्रव्य। द्रव अलग चीज होता है, द्रव मतलब क्या होता है? लिक्विड होता है, तरल, और ये द्रव्य है। तो देखो, मैटर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? मैटर का मतलब है कि वो कोई भी चीज जिसका अपना मास है, द्रव्यमान है, और वो जगह घेरती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है, इन सभी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? इन सभी चीज़ों को हम मैटर कहते हैं। तो मैटर का अगर हम बात करें कि भाई डेफिनेशन की, तो आप कहेंगे सर, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज व्हाट? मैटर। वो होने लगेगी, अभी थोड़ा सा जल्दी ही ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। अमन साहब थोड़ा सा वेट करिए, घबराइए मत, सब आने लगेगा। जय जगन्नाथ साहब, हिशी, ठीक है। चलिए, तो अगर हम बात करें मैटर की, मैटर को हम पदार्थ या द्रव्य लिख सकते हैं, इसको हम पदार्थ भी लिख सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन को जरा देख लो, जो मैंने बोला यहाँ पे लिख दिया है मैंने, कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज व्हाट? मैटर। पदार्थ या द्रव उस वस्तु को कहते हैं जिसका अपना कुछ ना कुछ मास हो, द्रव्यमान हो, और वो स्थान घेरती हो। क्या घेरती हो? स्थान घेरती हो। अब मैटर में हम मैटर के फिजिकल स्टेट्स और केमिकल स्टेट्स दोनों की बात करेंगे। पहले पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं का जिक्र होगा, और फिर पदार्थ के रासायनिक अवस्थाओं की हम लोग बात करेंगे। ठीक है। हाँ, डाउनलोड में आ रही ना प्रॉब्लम? ठीक हो जाएगा वो, घबराइए मत। रमन यादव साहब राम राम, ठीक है आप? तो हम लोग देखने जा रहे हैं पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं। आप मुझे ये बताइए कि पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्थाओं के बारे में आपको पता है? हाउ मेनी फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर एग्जिस्ट इन नेचर, है ना। इस ब्रह्मांड में, इस कायनात में पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्थाएं होती हैं? प्रीति चौधरी हमारे साथ हैं। कह रहे हैं कि हमारा नाम सबसे लास्ट में क्यों लिया? अच्छा, ले लिया, यही बहुत नहीं है क्या? क्योंकि इतने मतलब कमेंट्स होते हैं कि सबका नाम लेना तो बहुत ही मुश्किल है, और नाम में क्या रखा है? 3 नहीं 5 होती है। प्रीति देखिए, यहाँ पे हमने 3 लिख रखा है, लेकिन 2 और मैं ऐड करता हूँ। पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं आपकी हैं सॉलिड यानी ठोस, लिक्विड मतलब के द्रव, और गैस यानी गैस। और जो चौथी अवस्था होती है, जो क्वेश्चन भी पूछा गया कि पदार्थ की चौथी भौतिक अवस्था को क्या कहते हैं, तो पदार्थ की चौथी भौतिक अवस्था है प्लाज्मा, है ना। What is the fourth physical state of matter? Your answer should be plasma. And the fifth one is your BEC. पांचवी जो भौतिक अवस्था है उसका नाम है बीईसी। बीईसी का फुल फॉर्म होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट।
है ना। बीसी का फुल फॉर्म होता है बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, इंडियन साइंटिस्ट। और ई से हुआ आइंस्टाइन साहब, और आइंस्टीन साहब को कौन नहीं जानता, तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये फुल फॉर्म हुआ बीईसी का। सो देयर आर 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, है ना। पदार्थ की 5 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, एक होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड और तीसरा होता है आपका गैस। चौथी भौतिक अवस्था का नाम है प्लाज्मा और पांचवी भौतिक अवस्था का नाम है बोस आइंस्टीन का संघनन तत्व, है ना। बोस आइंस्टीन का संघनन तत्व, सत्येंद्र नाथ बोस और इंडियन आइंस्टीन साहब। अब देखिए ये सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में हम लोग भली भांति जानते हैं, हमें चौथी अवस्था के बारे में थोड़ी जानकारी लेनी है। तो पहला तो ये याद रखिएगा कि प्लाज्मा इज द फोर्थ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी भौतिक अवस्था होती है ना। और इसके बारे में हमें थोड़ा लिखना है। एंड इट अकर्स एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये काफी उच्च तापमान एवं दाब पर पाया जाएगा। नॉर्मल टेम्परेचर पर और नॉर्मल प्रेशर पर प्लाज्मा एग्जिस्ट नहीं करता। ये जो प्लाज्मा होता है वो सन और स्टार्स में मिलेगा आपको। सूर्य और तारों में आप जानते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है और काफी हाई टेम्परेचर होता है। इस हाई टेम्परेचर की वजह से एटम्स क्या होते हैं, टूट जाते हैं। एटम्स क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। परमाणु जब टूटेंगे तो क्या रिलीज होगा बताओ। परमाणु जब टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, प्रोटॉन्स रिलीज होंगे और न्यूट्रॉन्स रिलीज होंगे। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे, मतलब इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज फ्री हो जाएंगे और इसी स्टेट को हम प्लाज्मा कहेंगे। तो प्लाज्मा इज मेड अप ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। यह समान धन एवं ऋण आवेश से मिलकर बना होगा। ठीक है जी। तो इन पॉइंट्स को जो मैंने बोला जरा आप लोग लिख भी लो ताकि आपकी याददाश्त में ये चीजें महफूज रहें, बिल्कुल सलामत रहें। तो लिखेंगे प्लाज्मा, और प्लाज्मा के बारे में पहला पॉइंट लिखेंगे कि प्लाज्मा इज द फोर्थ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा इज द फोर्थ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी भौतिक अवस्था होती है ना। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लाज्मा के बारे में किस साइंटिस्ट ने आपको बताया था। तो इसके बारे में बात की थी सबसे पहले सन 1920 ईस्वी में लैंगविमर साहब ने, है ना। तो लैंगविमर साहब ने प्लाज्मा के बारे में लोगों को बताया। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात इसमें क्या है कि इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिवली एंड निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। यह समान धन आवेशित एवं ऋण आवेशित कणों से मिलकर बना होगा, क्योंकि एटम टूटेगा तो इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस रिलीज होंगे। एंड इट अकर्स एट वेरी हाई टेम्परेचर, यह काफी उच्च तापमान पे पाया जाएगा। और कहाँ पाया जाएगा, तो सूर्य और तारों में पाया जाएगा। इतनी बातें जरा लिख के हमें लिख लेना, डन, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो सन 1920 ईस्वी में लैंगविमर साहब ने इसके बारे में लोगों को बताया था। ठीक है जी। ग्लिच हो रहा है क्या, सभी बच्चों को कोई परेशानी हो रही है या सिर्फ नवनीत यादव जी को प्रॉब्लम आ रही है? जरा कमेंट करेंगे। यहां से तो मुझे कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है वैसे। ठीक है जी। वेद प्रकाश नरेदा साहब, निधि हिसी, इलू खान, नवनीत यादव साहब, जितने लोग भी लाइव हैं, प्रीति पांडे साहिबा, हो गया। ये सारे पॉइंट्स लिख लिया आपने, 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट लिखना है प्लाज्मा के बारे में आपको। ठीक है। अब जो पांचवी भौतिक अवस्था है पदार्थ की, उसका नाम है आपका बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये कैसे बनता है वो जरा आप लोग देखिएगा। तो अगर हम बीईसी की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, विच इज द फिफ्थ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, विच इज नोन एज बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये कैसे बनता है देखिएगा। ये मान लिया कि कोई एटम है, पहले उसको समझिए, फिर हमने डिटेल में काफी लिख रखा है। ये मान लिया कि कोई एटम है, कोई परमाणु है, और इस परमाणु में मौजूद जो प्रोटॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो न्यूट्रॉन्स हैं,
तो परमाणु में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं, है ना, मौलिक कण कहते हैं, मौलिक कण कहते हैं, या इसी को सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, तो एटम या एटम में मौजूद प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हम क्या करते हैं? कूल करते चले जाते हैं। क्या कर रहे हैं? कूल करते चले जाते हैं, ठंडा करते चले जा रहे हैं। कहां तक? तो नियर एब्सोल्यूट जीरो, नियर एब्सोल्यूट जीरो, परम शून्य ताप के निकट, परम शून्य ताप के निकट तक अगर हम ठंडा कर रहे हैं। किसको? एटम या एटम में मौजूद इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को या फंडामेंटल पार्टिकल्स को हम ठंडा करते जाएं। और कहां तक ठंडा करते जाएं? एब्सोल्यूट जीरो तक ठंडा कर दें। तो ये जो पार्टिकल्स हैं, है ना, ये एटम है, या एटम में मौजूद पार्टिकल्स जो हैं वो कंडेंस्ड होकर संघनित होकर पदार्थ की एक नई अवस्था को बनाएंगे और उसी का नाम है आपका बीईसी। क्या नाम है? बीईसी। अब आप कहोगे सर ये एब्सोल्यूट जीरो क्या है? परम शून्य ताप क्या है? परम शून्य ताप क्या? व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो? तो देखिए, फिजिक्स में हायर टेम्परेचर की कोई लिमिट नहीं होती। उच्च तापमान किसी हद तक भी ऊंचाई तक जा सकता है, लेकिन फिजिक्स में लोअर टेम्परेचर की एक लिमिट है, न्यूनतम तापमान की एक हद है, एक सीमा है कि भाई न्यूनतम तापमान उससे नीचे नहीं हो सकता। एंड दिस लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर इज नोन एज व्हाट? एब्सोल्यूट जीरो। न्यूनतम संभव तापमान को हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं, और वो है 0 केल्विन। 0 केल्विन से कम तापमान मुमकिन नहीं है, संभव नहीं है। 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस। 0 केल्विन, केल्विन में 0 केल्विन, और डिग्री सेल्सियस में कितना? -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान मुमकिन नहीं है, उसी को कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। तो एटम या एटम में मौजूद फंडामेंटल पार्टिकल्स को कूल करते जाएं, कहां तक? एब्सोल्यूट जीरो के निकट तक ले आए, मतलब लगभग -273.15 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर दें। तो ये एटम या एटम में मौजूद जो पार्टिकल्स हैं, ये संघनित होकर पदार्थ की एक नई अवस्था को जन्म देंगे, और इस अवस्था को हम क्या बोलेंगे? बीईसी कहेंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो देखो जरा, इसके बारे में हमने इसी लहजे में लिखा है जिस लहजे में मैंने आपसे अभी गुफ्तगू की है ना। देखिएगा क्या लिखा है कि इट इज द स्टेट ऑफ मैटर। ध्यान से पढ़िए। इट इज सबसे पहले तो लिखेंगे कि इट इज द फिफ्थ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। इट इज द फिफ्थ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। यह पदार्थ की पांचवी भौतिक अवस्था है। यह पदार्थ की पांचवी भौतिक अवस्था है माय डियर फ्रेंड्स। यह पदार्थ की पांचवी भौतिक अवस्था है। कौन सी? बीईसी। अच्छा, कैसे बनता है? तो देखो, इट इज द स्टेट ऑफ मैटर इन विच सेपरेट एटम, एटम को या सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो सेपरेट एटम को या सब एटॉमिक पार्टिकल्स को कूल कर रहे हैं। कहां तक? नियर एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या है? 0 केल्विन, या फिर डिग्री सेल्सियस में कितना? -273, फ़ारेनहाइट में कितना? -459। इससे नीचे तापमान मुमकिन नहीं है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। ओके, तो पदार्थ की एक अवस्था जिसमें परमाणु या मौलिक कणों को परम शून्य ताप,
कि बहुत निकट तापमान तक ठंडा किया जाता है, जिससे ये संघनित होकर पदार्थ की एक नई अवस्था बनाते हैं और इसी अवस्था को बोस-आइंस्टीन का कंडेंसेट कहा जाता है। और इसके बारे में बताया था किसने? तो आप जानते हैं कि इंडियन साइंटिस्ट हमारे सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टीन साहब के बारे में तो आप परिचित होंगे ही। कोई दिक्कत है समझने में? बताइए जी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? प्रीति, नवनीत, इलू, हिजी, टुडू, वेद प्रकाश, निधि यादव, जितने लोग भी लाइव हैं, कोई प्रॉब्लम है किसी को समझने में? किसी को कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई दिक्कत? जल्दी बताइए। हाँ, वो न्यूट्रल है, खाना वाला। प्रीति, राजीव कुमार साहब खुश रहिए, कैसे हैं आप? अमन कुमार आए हैं हमारे साथ। इसी गैरी के ऑल इज क्लियर, वेरी गुड, ऑल क्लियर। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट स्लाइड माय डियर फ्रेंड्स। अब जैसा कि मैंने कहा कि ये पदार्थ की जो तीनों अवस्थाएं हैं माय डियर फ्रेंड्स, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन सबको हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। केमिस्ट्री में आप देखिएगा कि वहाँ पे आपको मिलेगा, वहाँ पे आपको एक ट्रायंगल बना हुआ मिलेगा। उसी ट्रायंगल को हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो एनसीईआरटी में दिया गया है ना? एनसीईआरटी में दिया गया है। तो हमने कहा कि पदार्थ की पांचवी भौतिक अवस्था है और अब इन अवस्थाओं को जरा हम चेंज करना चाहते हैं एक दूसरे में। सॉलिड, जिसको हम ठोस कहते हैं, लिक्विड, जिसको हम द्रव कहते हैं, और गैस, जिसको हम गैस ही कहते हैं, गैस। इन तीनों अवस्थाओं को हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। सॉलिड को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को गैस में, गैस को फिर पुनः लिक्विड में, ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी ने जो लिखा है उसी को मैं लिख रहा हूं। देखिए, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो क्या कहलाता है? तो आपने देखा होगा इस तरह का ये बना हुआ, इस तरह से देखिए। तो सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है ना? और लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? तो सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना आप जानते हैं क्या कहलाता है? तो आपने देखा होगा कि लिखा रहता है फ्यूजन या मेल्टिंग कहलाता है। ठीक है, फ्यूजन या इसको मेल्टिंग बोलते हैं, संगलन बोलते हैं। जैसे देखिए, हमारी जो आइस है, मतलब जो बर्फ है, वो सॉलिड होती है और इस बर्फ को हम गर्म करेंगे तो ये पिघलने के बाद बना लेगा वाटर, यानी लिक्विड हो गया। तो अगर सॉलिड को गर्म करते हैं और वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो इस घटना को फ्यूजन या मेल्टिंग बोला जाता है, संगलन कहा जाता है। अब देखिए, इस लिक्विड को यानी पानी को हम क्या करें और गर्म करना चालू करें, हीट करें, तो ये किस में बदल जाएगा? गैस में बदल जाएगा। ये अगर पानी है तो किस में बदल जाएगा? वाटर वेपर में, जल वाष्प में बदल जाएगा। और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? वेपोराइजेशन कहते हैं, है ना? क्या बोलते हैं? वेपोराइजेशन या इवेपोरेशन बोलते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। तो होता क्या है कि सॉलिड को गर्म करने पर पहले लिक्विड बनता है, लिक्विड को फर्दर हीट करने पर गैस बनता है। अब इस गैस को अगर आप ठंडा करेंगे, पहले गर्म कर रहे थे, अब ठंडा करते जाइए। अगर हम गैस को ठंडा करेंगे तो फिर से लिक्विड बन जाएगा, जैसे वाटर वेपर को ठंडा करेंगे फिर से पानी बन जाएगा। तो ये कहलाएगा आपका कंडेंसेशन। क्या कहलाएगा बताइए? कंडेंसेशन। तो अगर गैस को ठंडा करने पर वो लिक्विड बन जाता है, इस प्रक्रिया को कंडेंसेशन कहते हैं, संघनन कहते हैं। जैसे जल वाष्प को ठंडा कीजिए, पानी बन जाएगा। ठीक है, और फिर इस पानी को फर्दर आप कूल करिए, फर्दर कूल करिए, फिर से सॉलिड बन जाएगा। तो लिक्विड को कूल करने पर सॉलिड बन जाता है, इसको फ्रीजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रीजिंग कहते हैं, है ना? हिमीकरण या बर्फ का या जमना, सिंपल हम क्या बोलते हैं? जमना कहते हैं।
तो देखो जनरली क्या होता है कि सॉलिड को हीट करने पर लिक्विड बनता है, लिक्विड को फर्दर हीट करने पर गैस बनता है, गैस को कूल करने पर पहले लिक्विड बनता है, और इस लिक्विड को फर्दर कूल करने पर सॉलिड बनता है। ठीक है, लेकिन अगर किसी सॉलिड को हम क्या करें, हीट करें, और वो डायरेक्ट गैस में बदल जाए, लिक्विड स्टेट में ना जाए, होता क्या है कि सॉलिड को पहले गर्म करने पर लिक्विड, लिक्विड को फिर फर्दर गर्म करने पर गैस बनता है, लेकिन किसी सॉलिड को गर्म करने पर वो डायरेक्ट गैस बन जाए, लिक्विड स्टेट में ना जाए, देन दिस इज नोन एज व्हाट, दिस कन्वर्जन इज नोन एज व्हाट, सब्लिमेशन। इस कन्वर्जन को हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उसी प्रकार अगर हम गैस को ठंडा करें, अगर किसी गैस को ठंडा करें और वो डायरेक्ट सॉलिड बन जाए, होता क्या है कि गैस को ठंडा करने पर पहले लिक्विड, लिक्विड को फर्दर ठंडा करने पर गैस, लेकिन किसी गैस को ठंडा करने पर डायरेक्ट क्या बन जाए, सॉलिड बन जाए, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, डिपोजिशन, निक्षेपण कहते हैं इसको, डिपोजिशन यानी निक्षेपण। ये देखिए यही वाला आपने देखा होगा कि डायग्राम ऐसा बना हुआ आपको मिलेगा, ऊर्ध्वपातन निक्षेपण, वाष्पीकरण संघनन, संगलन जमना। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ होगा। क्लियर है? जैसे कि इनसे हमें मतलब है नहीं, ये आपने देखा होगा, हमें मतलब है सब्लिमेशन। आपसे क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस या सब्सटेंसेस शो सब्लिमेशन, निम्नलिखित में से कौन कौन से पदार्थ ऊर्ध्वपातन प्रदर्शित करते हैं। ऊर्ध्वपातन मतलब सॉलिड डायरेक्ट गैस बन के उड़ रहा है, आप लोग जरा मुझे बताइए। ठीक है, मशीन के द्वारा हम कूल करेंगे। हिस्ट्री की क्लास, लाइव रिवर्स क्यों नहीं हो रही है, लाइव कैसे रिवर्स होगी बताइए। क्लियर है? तो जरा आप लोग बताइए कि कौन कौन से सब्सटेंस सब्लिमेशन शो करते हैं, कौन कौन से सब्सटेंस सब्लिमेशन शो करते हैं। तो आपने देखा होगा, कपूर देखा है कभी, कपूर को आप हवा में छोड़ दीजिए, गैस बन के उड़ जाएगा, कैम्फर। और आपने देखा होगा नैप्थलीन के बॉल्स, जो आपका टॉयलेट में व्हाइट कलर का बॉल रखा रहता है, वो गैस बन के उड़ जाता है। अमोनियम क्लोराइड जिसको नौसादर कहते हैं, आयोडीन, उसके बाद एंथ्रासीन, उसके बाद ड्राई आइस, ये सब के सब आपका जो है वो सब्लिमेशन शो करता है ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि एग्जाम्पल्स ऑफ सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन के उदाहरण, जैसे आपका हो गया NH4Cl, NH4Cl को हम लोग कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को आप हीट करिएगा ना, तो ये अमोनियम क्लोराइड होता है सॉलिड, ये डायरेक्ट गैस बनकर उड़ जाएगा, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को हम लोग नौसादर के नाम से भी जानते हैं, क्या इसको और बोलते हैं, नौसादर, नौसादर के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आ जाइए आयोडीन, उसके बाद आ जाइए कपूर, उसके बाद आपने इस तरह का नैप्थलीन बॉल देखा होगा, नैप्थलीन, एंथ्रासीन, एंथ्रासीन, और शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ, ड्राई आइस। आपसे बारहा पूछा गया है, बार बार पूछा गया है कि ड्राई आइस क्या होती है, तो सॉलिड CO2 होती है, सॉलिड CO2। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग शुष्क बर्फ कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग शुष्क बर्फ कहते हैं, और इसका इस्तेमाल डीप फ्रीजिंग में किया जाता है। डीप फ्रीजिंग, अत्यधिक ठंडा करना है किसी भी चीज को तो इसका इस्तेमाल करते हैं, अत्यधिक ठंडा करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए होगा क्या कि ये जो आपका CO2 है, CO2 क्या आपका गैस है, CO2 क्या है, गैस है, और इस गैस पे हमने क्या किया, हाई प्रेशर अप्लाई किया, क्या अप्लाई किया, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, उच्च दाब
और निम्न ताप, तापमान कम कर दिया, प्रेशर बढ़ा दिया, तो ये आपका जो CO2 गैस था वो किस में बदल जाएगा? सॉलिड में बदल जाएगा। CO2 जो गैस था वो किस में बदल जाएगा? सॉलिड में बदल जाएगा। इसको और जगह पे लिख देता हूं मैं। देखिए ये आपका CO2 है, CO2 गैस है ना, गैस है। इस पे हमने क्या किया है कि हाई प्रेशर अप्लाई किया। क्या किया? हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, उच्च दाब, उच्च दाब एंड निम्न ताप कर दिया, तापमान को लो कर दिया। तो आपका ये जो गैस था ना वो बदल जाएगा सॉलिड में, और ये कहलाएगा आपका ड्राई आइस, शुष्क बर्फ। ये कैसा हो गया? सॉलिड हो गया, यानी ठोस हो गया। तो ये ड्राई आइस क्या है? सॉलिड CO2 है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस था वो सॉलिड में बदल जाएगा, ठोस CO2 बन गया ये। और देखो गैस को हम क्या करते हैं? ठंडा करते हैं तो पहले लिक्विड बनता है, लिक्विड को फर्दर ठंडा करते हैं तब सॉलिड बनता है। लेकिन किसी गैस को हम ठंडा कर रहे हैं और वो डायरेक्ट किस में बदल जाए? ठोस में बदल जाए, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका डिपोजिशन। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? डिपोजिशन कहेंगे, निक्षेपण कहेंगे। अब ये जो ड्राई आइस है ये, इसको आप छोड़ दीजिए हवा में तो ये फिर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाएगा। तो ये कहलाएगा आपका क्या? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन। तो सॉलिड डायरेक्ट गैस में बदल रहा है तो सब्लिमेशन, और गैस डायरेक्ट सॉलिड में बदल रहा है तो डिपोजिशन। क्या कहलाएगा? बताइए, डिपोजिशन। अब ये जो सॉलिड CO2 है जिसे ड्राई आइस कह रहे हैं, ये देखने में बिल्कुल आपका बर्फ के जैसा, और अगर बर्फ से ज्यादा ठंडा करना है और उस चीज को भिगोना भी नहीं है तो हम ड्राई आइस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फिश को, मीट को, फूड आइटम्स को, वैक्सीन्स, अन्य दवाइयों को हम जो है इसी ड्राई आइस में क्या करते हैं? रखते हैं। ये भिगोता नहीं है, देखने में बिल्कुल बर्फ के जैसा और बर्फ से ज़्यादा ठंडा करेगा। तो कौन कौन से पदार्थ जो है वो सब्लिमेशन शो कर सकते हैं? याद रख लीजिएगा, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कपूर, नैप्थलीन, एंथ्रासीन, ड्राई आइस। जलना अलग होता है, यहां पे क्या है कि सॉलिड डायरेक्ट गैस बन के उड़ जा रहा है ना, हीट करने पर या बिना हीट किए हुए डायरेक्ट उड़ रहा है। जैसे ये देखिए कपूर ऐसे ही उड़ जाएगा, नैप्थलीन ऐसे ही उड़ जाएगा, ये धीरे धीरे खत्म होता जाता है, देखा होगा। और ड्राई आइस तो ये बिना भिगोए हुए क्या करेगा? चीजों को ठंडा करेगा। तो ये हो गया हमारा सब्लिमेशन। ठीक है, अब हम लोग देखने जा रहे हैं केमिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। केमिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, तो हम लोग देखेंगे केमिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की रासायनिक अवस्थाएं। केमिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की रासायनिक अवस्थाएं। पदार्थ की रासायनिक अवस्थाएं। पदार्थ की 5 भौतिक अवस्थाएं हैं, लेकिन पदार्थ की कितनी रासायनिक अवस्थाएं हैं? तो 3 हैं। देयर आर 3 केमिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। पदार्थ की 3 रासायनिक अवस्थाएं होती हैं। एक होता है एलिमेंट्स, तत्व। दूसरी अवस्था कहलाती है कंपाउंड यानी यौगिक, एंड द थर्ड केमिकल स्टेट इज योर मिक्सचर, मिश्रण।
तो पदार्थ की 5 भौतिक अवस्थाएं लेकिन 3 रासायनिक अवस्थाएं होती हैं। एंड एलिमेंट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। एलिमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं? एलिमेंट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। एलिमेंट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। तत्व जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका मेटल्स, मतलब धातु। दूसरी टाइप का जो एलिमेंट्स है वो कहलाता है नॉन मेटल्स, अधातु। और तीसरा है मेटालोइड्स, मतलब उपधातु। तो देखिए हम लोग कैसे कैसे पढ़ेंगे। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे मेटल्स, उसके बाद पढ़ेंगे नॉन मेटल्स, उसके बाद पढ़ेंगे मेटालोइड्स, तब पढ़ेंगे कंपाउंड और तब पढ़ेंगे मिक्सचर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई पदार्थ की कितनी रासायनिक अवस्थाएं हैं, तो पदार्थ की 3 रासायनिक अवस्थाएं हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर। एलिमेंट कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन है? तो मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, मेटालॉइड्स होते हैं। मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स। ठीक है, तो एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ेंगे। सो केमिकल स्टेट्स ऑफ मैटर में हम बात करेंगे तो देयर आर 3 केमिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। व्हाट इज तत्व? एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट क्या होता है? तो देखिए वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हो, वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हो, वो कहलाता है एलिमेंट। जैसे अगर हम आपसे कहें कि ये मान लिया कि ये आपका आयरन का एलिमेंट है, आयरन का एलिमेंट है, आयरन का यानी लोहे का तत्व है। इसका मतलब है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आयरन के परमाणु होंगे, आयरन के परमाणु होंगे। इसमें केवल और केवल आयरन के परमाणु होंगे, आयरन के परमाणु होंगे। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वह पदार्थ जिसको किसी भी केमिकल रिएक्शन के द्वारा और सिंपल नहीं किया जा सके, एक ऐसा पदार्थ जिसको किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा और सरल नहीं किया जा सके, इसको हम तत्व कहते हैं, है ना, तत्व कहते हैं। तो एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, या दोज मैटर विच आर मेड अप ऑफ only one kind of atoms is known as what? Elements. वह पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हो उसे हम तत्व कहते हैं। और तत्व है आपके 3 प्रकार के। कौन कौन? मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स। जैसे मैं कहूं कि ये कार्बन का एलिमेंट है, जैसे ये कार्बन का एलिमेंट है, कार्बन का तत्व है, इसका मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन के परमाणु होंगे, कार्बन के परमाणु होंगे। तो वह पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होगा उसे हम तत्व कहेंगे। और तत्व कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स। तो एक एक करके हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम मेटल्स को देखेंगे। सचिन साहब राधे राधे, कैसे हैं? हाँ बिल्कुल टच कर सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि बच्चों को जो वैक्सीन लगाई जाती है तो वैक्सीन लगाने के बाद उसे बर्फ से सेकना पड़ता है। तो आपने देखा होगा ड्राई आइस को पाउच में डालकर दे देते हैं उसको सेकाई करने के लिए। बिल्कुल टच कर सकते हैं। बोलिए सचिन, क्लियर है या कोई दिक्कत है बताइए। विकास जैन ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ तो पहले एलिमेंट देख लेता है ना, सारा एलिमेंट के बारे में, मेटल्स, नॉन मेटल्स, फिर मेटलॉइड पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? कंपाउंड, और उसके बाद मिक्सचर पढ़ेंगे। एलिमेंट 3 तरह के हो गए। तो सबसे पहले मेटल देखेंगे, फिर नॉन मेटल्स, फिर मेटलॉइड्स, तब आएगा कंपाउंड और तब देखेंगे मिक्सचर। तो दोनों में
अंतर समझ में आ जाएगा कि भाई एलिमेंट में, कंपाउंड में और मिक्सचर में, तीनों में क्या अंतर है। ठीक है कुणाल साहब, एकदम क्लियर हो जाएगा, घबराइए मत आप। सबसे पहले हम एलिमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे एलिमेंट में। सबसे पहले हम देखेंगे मेटल्स के बारे में। मेटल क्या है? एक तत्व है। और मेटल के बारे में पहला हम लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, धातुओं के गुण। हेडिंग डालिएगा मेटल, और मेटल के नीचे लिख लीजिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, धातुओं के गुण। ठीक है जी। पहला पॉइंट लिखेंगे मेटल्स आर मैलिएबल, धातु आघात वर्धनीय होते हैं। लिखिए, मेटल्स आर मैलिएबल, धातु आघात वर्धनीय होते हैं। व्हाट डज इट मीन? मैलिएबल का क्या मतलब है, इसे समझते हैं। देखिए, ये यहाँ पे अगर कोई मेटल रखा है, यहाँ पे धातु है कोई, और जब हम इसे हथौड़े से पीटेंगे, हथौड़े से इसको पीटेंगे, तो ये धातु फैलेगा, और फैल कर क्या बना लेगा? फैल कर एक थिन शीट बना लेगा। ऐसा फैल कर क्या बना लिया? एक मेटल का शीट बना लिया, एक चादर में परिवर्तित हो गया। तो आघात करने पर इसका वर्धन हो रहा है ना, मतलब फैल रहा है। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड आघात वर्धनीय, है ना, कि मेटल्स आर मैलिएबल, है ना। तो ये किस में बदल गया? पीटने पर किस में बदल गया? शीट में बदल गया, चादर में बदल गया, पतली सी चादर बना लिया। तो मेटल के इस गुण को हम क्या बोलते हैं? मैलिएबिलिटी कहते हैं, है ना। पीटने पर चादर में बदल गया, तो हम कहते हैं मेटल्स आर मैलिएबल। ना दूसरा पॉइंट लिखेंगे मेटल्स आर डक्टाइल, धातु तन्य होते हैं। मेटल्स आर डक्टाइल, धातु तन्य होते हैं। तन्यता का मतलब क्या होता है? डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है? जैसे ये मान लिया कि आपका मेटल है और उसके दोनों तरफ हम फोर्स लगाते हैं और खींचते हैं इसे, तो ये जो मेटल है आपका, ये जो मेटल है वो किस में बदल जाएगा? वायर में बदल जाएगा, तार में बदल जाएगा। तो मेटल को खींचने पर ये वायर में बदल जाते हैं। मेटल के इस गुण को हम डक्टिलिटी कहते हैं, तन्यता कहते हैं। दैट्स वाई वी कैन से डैट कि मेटल्स आर डक्टाइल। तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि मेटल्स आर लस्चरस, मतलब शाइनी। मेटल्स आर लस्चरस यानी शाइनी, धातु चमकीले होते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, धातु ऊष्मा के चालक होते हैं। नाउ फिफ्थ वन इज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के चालक होते हैं। मेटल से आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इसीलिए आपने देखा होगा कि तार जो है वो मेटल के बनाए जाते हैं। मेटल ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं, इसलिए बर्तन जो होते हैं जिनमें हम खाना पकाते हैं वो धातु के होते हैं। नाउ मेटल्स आर जनरली हार्ड, धातु सामान्यतः कठोर होते हैं। सामान्यतः मैंने लिखा, मेटल्स आर जनरली हार्ड, धातु सामान्यतः कठोर होते हैं। जनरली मेटल्स हार्ड होते हैं, एक्सेप्ट विच वन? बता दीजिए, अपवाद आ गया। अब जहां से एक्सेप्शन होगा वहां से क्वेश्चन होगा। मैंने क्या बोला कि मेटल्स आर जनरली हार्ड, धातु सामान्यतः कठोर होते हैं, अपवाद। यानी आपको ऐसा मेटल बताना है जो सॉफ्ट है। तो मेटल्स आर जनरली हार्ड, धातु सामान्यतः कठोर होते हैं। एक्सेप्शन में कौन हो गया? तो आप कहेगा सर अपवाद में हो गया हमारा सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम क्या हैं? सॉफ्ट मेटल्स हैं। क्या हैं? सॉफ्ट मेटल्स हैं, मुलायम धातु हैं, और दोनों इतने मुलायम हैं कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। सो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विच मेटल्स आर सॉफ्ट एंड कैन बी इजिली कट विद अ नाइफ, निम्नलिखित में से कौन सा धातु मुलायम है और जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है? तो वो है आपका सोडियम और पोटेशियम। अब जैसे ही बात आती है कि भाई मुलायम धातु कौन है, तो कितने लोग मरकरी लगा देंगे। अभी मरकरी लिक्विड है, कहने का मतलब सॉलिड होते हुए सॉफ्ट है। तो सोडियम और पोटेशियम सॉलिड हैं और ये सॉफ्ट है, इतने सॉफ्ट हैं कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। नाउ अगर हम बात करें फिजिकल स्टेट्स की, भौतिक अवस्थाओं की, तो धातु आपको दो ही भौतिक अवस्थाओं में मिलेंगे, सॉलिड में और लिक्विड में। तो धातु जो है आपको ठोस अवस्था में मिल जाएंगे, द्रव अवस्था में मिल जाएंगे, लेकिन कोई भी धातु गैसीय अवस्था में नहीं मिलेगा। तो अगर हम धातु के भौतिक अवस्थाओं की बात करते हैं, फिजिकल स्टेट्स की बात करते हैं, तो धातु आपको सॉलिड स्टेट में मिलेंगे, लिक्विड स्टेट में मिलेंगे, गैसियस स्टेट में मिलेंगे। जैसे देखिए, जैसे कि आयरन, जैसे कि एल्युमिनियम,
जैसे कि कॉपर, जैसे कि सिल्वर, ये सब क्या है, सॉलिड अवस्था में है धातु। और मरकरी Hg, Hg का मतलब क्या है, मर्क्यूरी यानी पारा, पारा लिक्विड स्टेट में मिलेगा। तो अगर क्वेश्चन होता है कि लिक्विड मेटल का नाम बताइए, है ना, द्रव धातु कौन सा है, तब हो जाएगा मरकरी यानी पारा। लेकिन सॉफ्ट मेटल कौन है, तब उत्तर हो जाएगा आपका सोडियम और पोटेशियम। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गए, है ना। हाँ ध्रुव, सोडियम एंड पोटेशियम आर द सॉफ्ट मेटल्स एंड दे कैन इजिली कट विद अ नाइफ, इन्हें हम चाकू से काट सकते हैं। हो गया, तो ये मेटल की प्रॉपर्टीज हो गई। अब लगे हाथों हम नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज को भी देख लेते हैं, ताकि दोनों में हमें अंतर पता चल जाए कि भाई मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या अंतर होते हैं, और फिर हम उसके बाद उनके एप्लीकेशंस देख लेंगे, है ना। लेकिन अगर पूछा जाए कि मरकरी के अलावा और कौन सा धातु लिक्विड स्टेट में आपको मिलेगा, बताइए। हिसी, शुभम, ध्रुव, श्रेया मेहता, योगेंद्र सिंह, बताइए, क्लियर है सबको। मरकरी के अलावा और कौन सा धातु रूम टेम्परेचर पर, कमरे के तापमान पर लिक्विड स्टेट में होगा, तो याद कर लीजिएगा गैलियम। गैलियम भी आपका लिक्विड स्टेट में मिलेगा। पूनम होने लगेगी, अभी थोड़ा सा वो अपडेट हो रहा है ना, तो सारा कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा कुछ दिनों में। वो आप ही की भलाई के लिए हो रहा है, कुछ उसमें और भी चीज़ें ऐड की जा रही हैं, ठीक है। सोनोरस मतलब हुआ कि वो मीठी ध्वनि देंगे, है ना, कि मेटल्स आर सोनोरस। जैसे आपने पूछा, एक यहाँ पे और लिख लीजिए कि मेटल्स आर सोनोरस, मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस मतलब कि जो मेटल है उसको हम इस तरह से उस पर वार करेंगे तो मीठी ध्वनि देंगे। तो सोनोरस कहने का मतलब कि स्वीट साउंड देगा, मीठी ध्वनि उत्पन्न करते हैं, है ना। मेटल्स जो हैं वो मीठी ध्वनि उत्पन्न करते हैं। जैसे आपने देखा होगा पहले के स्कूल में घंटी हुआ करती थी, मेटल का एक प्लेट होता था, उस पर ऐसे टन 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 बजाते थे, 1 2 3 4, है ना, ऐसे छुट्टी होती थी, टन 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 करते थे, देखा है कि नहीं। तो सोनोरस का मतलब हुआ कि भाई मीठी ध्वनि देते हैं, मीठी ध्वनि देते हैं, ठीक है। हाँ, सोडियम का मतलब क्या हुआ, सोडियम तो प्योर ही होगा ना, मेटल तत्व है, और तत्व क्या होता है, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होगा, ठीक है। तो सोडियम आपको प्योर स्टेट में मिलेगा, और आपने देखा होगा उसको पानी में डालते ही पानी में आग पकड़ लेता है, ठीक। तो मेटल कहने का मतलब वो प्योर ही होगा ना, मेटल है क्या, एलिमेंट है, और एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, वो एक ही के प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होगा। क्लियर, चलो अब आ जाइए प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, अधातुओं के गुण जरा देख लेते हैं, ताकि यहीं पे आपको समझ में आ जाए कि भाई मेटल में और नॉन मेटल में एक्चुअली में फर्क क्या होता है। अब देखिए, मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों जो है बिल्कुल विपरीत गुण वाले पदार्थ होते हैं, है ना, रिवर्स प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे आपने देखा था कि भाई मेटल्स आर मैलिएबल, तो लिखेंगे नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल, ये आघात वर्धनीय नहीं होते, हो गया। उसकी उल्टी प्रॉपर्टी वाले होंगे, है ना, तो मेटल्स आर मैलिएबल तो नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल। दूसरा पॉइंट नॉट लगाते जाइए, मेटल्स आर डक्टाइल तो नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, ये तन्य नहीं होते, यह तन्य नहीं होते, है ना। उसके बाद जो था कि मेटल्स जो थे वो लश्चरस थे, लेकिन नॉन मेटल्स लश्चरस नहीं होंगे, चमकीले नहीं होंगे, नॉट लश्चरस, शाइनी नहीं होते। तो मेटल्स आर लश्चरस। अच्छा, धातु चमकीले क्यों होते हैं, मेटल्स जो है वो लश्चरस होते हैं, मेटल्स क्या है, शाइनी है, चमकीले हैं, लश्चरस हैं। क्यों मेटल्स चमकीले क्यों होते हैं, बिकॉज मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से धातुई चमक होती है, मेटालिक लश्चर की वजह फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन।
नॉन मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना होने के कारण ये चमकीले नहीं होते। तो नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस, नॉन मेटल चमकीले नहीं होते एक्सेप्ट, बता दीजिए एक्सेप्शन जहां से होगा वहां से क्वेश्चन होगा। तो मैंने कहा कि नॉन मेटल्स आर नॉट शाइनी नॉट लस्ट्रस, ये चमकीले नहीं होते एक्सेप्ट कौन, तो एक्सेप्ट हो गया हमारा आयोडीन एंड ग्रेफाइट, याद रख लीजिएगा आयोडीन एंड ग्रेफाइट। तो ये जो आपका आयोडीन होता है एवं ग्रेफाइट, आयोडीन एवं ग्रेफाइट, आयोडीन एवं ग्रेफाइट ये क्या है, ये है शाइनी नॉन मेटल, दे आर शाइनी नॉन मेटल, चमकीले अधातु होते हैं, अधातु होते हुए चमकीले हैं, चमकीले अधातु। तो आपने कहा कि भाई मेटल्स नॉट मैलिएबल नॉट डक्टाइल नॉट लस्ट्रस, चमकीले नहीं होते एक्सेप्ट कौन, आयोडीन एंड ग्रेफाइट। ये दोनों क्या होते हैं कि नॉन मेटल होते हुए भी क्या हैं, चमकीले हैं। कई लोग इसमें डायमंड बोल देते हैं, भाई डायमंड में जो चमक होती है वो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं होती, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होती है। तो यहां पे डायमंड मत कर देना। डायमंड को इस तरह से काटा जाता है कि उसमें एक बार लाइट गई तो उसी में घूमती रहती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से वो चमकता है, उसमें मेटालिक लस्टर नहीं होता। इसी ने बिल्कुल सही बोला, ठीक है। तो नॉन मेटल्स आर नॉट शाइनी नॉट लस्ट्रस एक्सेप्ट आयोडीन एंड ग्रेफाइट, दे आर शाइनी नॉन मेटल्स। नाउ आपने कहा था कि भाई मेटल जो होते हैं ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं, है ना, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, बट नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। उसी प्रकार आपने देखा था कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट, यहां पर भी एक्सेप्शन आ गया, मतलब क्वेश्चन होगा। नॉन मेटल्स जनरली विद्युत के चालक नहीं होते, अपवाद में कौन आ गया, अपवाद में आ गया आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट नॉन मेटल होते हुए भी विद्युत का चालक है, क्यों है, जब ग्रेफाइट की संरचना हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वहां पे मैं आपको बताऊंगा। तो जहां पर एक्सेप्शन है वहां से क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे। कोई शक? तो ये आप देख पा रहे हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है, अलग हैं बिल्कुल। नाउ आपने कहा था कि मेटल्स आर हार्ड, आपने क्या बोला था, मेटल्स आर हार्ड बट लिखेंगे नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, अधातु भंगूर होते हैं। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, अधातु भंगूर होते हैं। भंगूर कहने का मतलब कि ये मान लिया कि कोई अधातु है और इस पे हम हथौड़ा मारेंगे तो ये चूर चूर हो जाएगा, बिखर जाएगा, मारने पर जो हो जाए चूर चूर उसे कहते हैं भंगूर, है ना। तो मेटल्स आर हार्ड बट नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, नॉन मेटल ब्रिटल होते, मारने से ये चूर चूर हो जाएंगे एक्सेप्ट, फिर से आ गया अपवाद, अपवाद कौन हो गया, तो डायमंड। अपवाद कौन हो गया, आपका हीरा। हीरा क्या है, हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल है, आपको शायद मालूम होगा कि हीरा क्या है, हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल, नेचुरल मटेरियल, प्रकृति में पाया जाने वाला, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ। इधर लिख देता हूं, ये जो डायमंड है, डायमंड कैसा है, तो डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ, सबसे कठोर पदार्थ, हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल, इतना हार्ड कि ये पहाड़ों को काट डालता है। पहाड़ी क्षेत्रों में जो ड्रिलिंग होती है, जो ड्रिलिंग मशीन होती है, पहाड़ी क्षेत्रों में जो आप खुदाई करते हैं या ड्रिल करते हैं, तो ड्रिलिंग मशीन के टर्मिनल पे हीरा लगा होता है, ये पहाड़ों को काट देता है। या आपने देखा होगा कांच काटने वाली जो नाइफ होती है, कांच काटने वाली जो छुरी होती है, उसके टर्मिनल पे हीरा लगा रहता है। तो देखिए सारे के सारे नॉन मेटल भंगूर हैं,
पर एक ही है तो फिर वो सब पे भारी है। जैसे सपोज करो कि किसी घर में 3-4 बेटे हैं उसके, और सब के सब निकम्मे हैं, और उनमें से एक बेटा आईएएस बन गया। सारे बच्चे निकम्मे, एक बेटा आईएएस बन गया। वैसा ही है कि नॉन मेटल सारे के सारे भंगूर हैं, लेकिन एक है तो फिर सब पर भारी है। देखो, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ। और अगर हम भौतिक अवस्थाओं की बात करें, भौतिक अवस्थाओं की बात करें, तो आपने देखा था कि धातु दो ही भौतिक अवस्थाओं में आपको मिलते हैं, सिर्फ ठोस में और लिक्विड में। कोई भी धातु गैस अवस्था में नहीं मिलता। लेकिन आप जानते हैं कि अधातु तीनों ही भौतिक अवस्थाओं में मिलेंगे, ठोस में भी, द्रव में भी, और गैसीय अवस्था में भी मिलेंगे। जैसे कि सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सब क्या है? सॉलिड है। और ब्रोमीन है लिक्विड अवस्था में, ब्रोमीन। और जितने भी गैस हैं वो सब नॉन मेटल है। जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नियॉन हो गया, हीलियम हो गया, सारे गैस जो हैं वो नॉन मेटल हैं। तो अधातु तीनों ही भौतिक अवस्थाओं में मिलेंगे। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि लिक्विड मेटल कौन है, द्रव धातु कौन है, तो मरकरी। लेकिन लिक्विड नॉन मेटल कौन है, द्रव अधातु कौन है, तो वो है आपका ब्रोमीन। लेकिन अगर मैं कहूं कि लिक्विड एलिमेंट कौन है, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ दूं कि निम्नलिखित में से कौन द्रव तत्व है, लिक्विड एलिमेंट कौन है, लिक्विड एलिमेंट निम्नलिखित में से कौन है? पहला ऑप्शन दे दूं मरकरी, दूसरा ऑप्शन दे दूं ब्रोमीन, तीसरा ऑप्शन दे दूं बोथ, चौथा ऑप्शन दे दूं नन। तो उत्तर क्या होगा बताइए। जैसे मैं कहूं कि लिक्विड मेटल कौन है, द्रव धातु कौन है, तो पारा, द्रव अधातु कौन है, तो ब्रोमीन। लेकिन मैं पूछूं कि लिक्विड एलिमेंट का नाम बताइए, ऑप्शन में है आपका मरकरी, ब्रोमीन, बोथ, नन। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बोथ। अरे भाई, ये मरकरी क्या है? तो लिक्विड मेटल है, द्रव धातु है। और ब्रोमीन क्या है? तो लिक्विड नॉन मेटल है, लिक्विड नॉन मेटल है, द्रव अधातु है। अच्छा, धातु और अधातु है क्या? तो मतलब एलिमेंट है। एलिमेंट तीन तरह के थे ना, तत्व तीन तरह के थे, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। सो बोथ विल बी द राइट ऑप्शन। हाँ, जल्दी अवेलेबल हो जाएगा ज्योति, घबराइए मत। राघव शर्मा, हिशी, प्रीति ने सही उत्तर दिया। बाकी लोग कहाँ हैं भाई? बाकी लोग क्यों उत्तर नहीं दे रहे? कमेंट करने के लिए मना किया है, लेकिन मतलब आंसर करने के लिए थोड़ी ना मना किया है। शांति से पढ़ते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे शांति नहीं, यहाँ पे उत्तर करना है आप लोगों को। ठीक है जी, चलो। अब हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे यूजेस ऑफ मेटल्स और फिर यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स की। तब हम चलेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज पे। ठीक है जी कुणाल साहब, बोथ। चलिए, अच्छी बात है ना। तो फिर हम चलेंगे मेटल्स के एप्लीकेशंस देखेंगे हम लोग। प्रीति पांडे हमारे साथ हैं, चलिए स्वागत। तो फिर हम मेटल्स के एप्लीकेशंस देखेंगे, नॉन मेटल्स के एप्लीकेशंस देखेंगे, और फिर मेटल्स और नॉन मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे कि मेटल्स एसिड से रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। प्रीति चौधरी, दिनेश कुमार साहब, बोथ, वेरी गुड, वेरी गुड, कीप इट अप। तो अब नेक्स्ट क्लास में ही हम एप्लीकेशंस को शुरू करते हैं, है ना। आज रहने देते हैं क्योंकि वो अधूरा रह जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, धातुओं के गुण। ठीक है सुनील साहब, हाँ जल्दी अवेलेबल हो जाएगा।
तो आज के सेशन में अगर किसी का कोई डाउट है तो वो ज़रा पूछ लीजिए। शुक्रिया कुणाल साहब। सॉलिड का कितना टाइप होता है? सॉलिड तो एक स्टेट हो गया ना, फिजिकल स्टेट। अब उसके टाइप्स में क्यों जा रहे हैं? दिनेश कुमार, ऋषि, प्रीति, राघव शर्मा, सुनील साहब। चलिए, तो अब इस उम्मीद के साथ कि किसी का कोई दिक्कत नहीं है, हम आज के सेशन को क्या करेंगे, समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।